नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हर संडे को हम नए नए सब्जेक्ट का टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जो बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, उसी कड़ी में यह हमारा टेस्ट नंबर 12 है। इसके पहले 11 टेस्ट हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में उसका लिंक है, आप आके फिर से टेस्ट दे भी सकते हैं, जो कि टोटल आपके लिए फ्री है, 1 भी रुपया नहीं रहेगा। आप जब चाहें यूज़ कर सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 12 में हम देखेंगे करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है लगभग 20 क्वेश्चन है। और यह जो 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न यह एक वही टॉपिक से पूछे गए हैं जो कि अभी जो एग्ज़ाम बीपीएससी का हुआ है, या बीपीएससी का 67th वाला एग्ज़ाम जो 8 मई को था, सीडीपीओ का पेपर हुआ है, एएओ का जो पेपर हुआ है, इन सारे क्वेश्चन में जो टॉपिक हमेशा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उन टॉपिक को कंसीडर किया गया है। और जो 20 प्रश्न है ना, 20 टॉपिक है जो कि बीपीएससी बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इससे पूछता है। तो हम इस 20 प्रश्न के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप करंट का अब रिवीजन कर रहे हैं तो पहला क्राइटेरिया आपका ए टॉपिक होना चाहिए। चलिए हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे। और कुछ लोगों को दिक्कत था कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ा जाए, किस टाइप से पढ़ा जाए, तो उसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे, वीडियो के लास्ट में। और करंट में क्या पढ़ा जाए, बहुत लोगों को दिक्कत है, तो इन दोनों बात की चर्चा हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और कैसे कैसे इसमें क्या क्या हमें चीज़ें जाननी हैं। पहला प्रश्न है आपका, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ है 2020 का, उसका थीम गीत सॉन्ग क्या है। देखिए, यह पैरा ओलंपिक हुआ है 2020 में, जो 20 में 2020 में कोविड के कारण इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, और ये हुआ है आपको 21 में, 2021 में हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत करेंगे, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम 2 साल पहले का घटना पढ़ा रहे हैं। 20 का था, एक्सटेंड होकर 21 में हुआ, और उसके बाद से बीपीएससी परीक्षा हुआ नहीं है, तो शायद हमारे लिए यह ज़रूरी है। और यह इसलिए ज़रूरी होता है कि आप देखेंगे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से बीपीएससी 67th हुआ, उसमें और सीडीपीओ दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है। तो अगर इसका थीम गीत की बात करें तो इसका थीम गीत है कर दे तू कमाल। ठीक है, आप याद रखेंगे। अब कर दे तू कमाल के बारे में अगर हम जानना चाहें, इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखे एक मतलब पैरा क्रिकेटर हैं, इनका नाम है संजीव सिंह। इन्होंने लिखा है और इन्होंने ही इसको गाया है। ये रहने वाले हैं लखनऊ के। ठीक है, मतलब एक खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं जो पैरा ओलंपिक में खेलते हैं। और अनुराग ठाकुर जो खेल मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछने ज़्यादातर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे कर दे तू कमाल इसका थीम गीत है। अब देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ है, इसमें 2-3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। एक तो यह हुआ है कि सेकेंड टाइम हुआ है टोक्यो में, और टोक्यो ऐसा जगह बना है कि दूसरी बार पैरा ओलंपिक को होस्ट किया है। यह पहला ऐसा मतलब शहर बना है टोक्यो। तो आप इसे याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी, अगर सबसे खिलाड़ी जो इम्पोर्टेंट रहे हैं इसमें 2-3, तो इसमें एक है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो खिलाड़ी हैं, ये शूटिंग की चैम्पियन है, और शूटिंग में इनको गोल्ड मिला है। ये रहने वाली है कहाँ की, जयपुर की। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा आपके लिहाज से, मतलब एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। दूसरा, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एक है प्रमोद भगत। यह बैडमिंटन खेलते हैं और रहने वाले कहाँ के हैं, बैडमिंटन में इनको गोल्ड मिला है, और ये रहने वाले हैं वैशाली के। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बिहार स्पेशल में भी कवर हो सकता है और इंटरनेशनल में भी कवर हो सकता है, स्पोर्ट्स में भी, कहीं भी कवर हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये बिहार से जुड़े हुए हैं। एक दूसरा बिहार से जुड़े हुए हैं शरद कुमार। यह हाई जंप करते हैं। ये सारा हम पैरा एथलीट की बात कर रहे हैं, ये हाई जंप करते हैं, इनको ब्रोंज मिला है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। ये सब आप याद रखेंगे। और देखिए,
एग्ज़ाम में आपसे बीपीएससी में यही पूछा गया था कि कितना मेडल मिला है भारत को। तो अगर हम पैरा ओलंपिक की बात करें तो भारत को इसमें मेडल मिला है 19, 5 गोल्ड मिला है, 8 सिल्वर मिला है और 6 ब्रॉन्ज मिला है। आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है चाइना, उसके बाद रहा है यूके, और इंडिया की बात करें तो भारत का रैंक रहा है 24। देखिए मोर और लेस हो गया। और अगर आपको पैरा ओलंपिक पढ़ना हो, आपको लगता हो कि कुछ और हमको जानना है, जान लीजिएगा तो अच्छी बात होगी। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, पैरा ओलंपिक में एक वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लेंगे। 20-25 मिनट का शायद वीडियो है, वहाँ पे आप देख लेंगे। आपका इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक से, इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ था अभी हाल में। बीपीएससी इस पे क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को दिया है कि आप पैरा ओलंपिक पढ़ रहे हैं, साथ में ओलंपिक भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें पूछा कि महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत रहा। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत मतलब जो ओलंपिक हुआ है इसमें इतनी ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी रही है। तो महिलाओं की भागीदारी कहीं भी अगर होती है तो महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। 48.8% महिलाओं की हिस्सेदारी रही, और पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा, लगभग आधी कह सकते हैं भागीदारी रही महिलाओं की। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव, मतलब अच्छा पहल इसको माना जा सकता है। और देखिए अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट पे कहीं लिख रहे हैं, या यूपीएससी बीपीएससी का कहीं मेंस दिख रहा है, महिलाओं की अगर भागीदारी की बात आए तो यहाँ से आप फैक्ट को लेके वहाँ पे लिख सकते हैं। करंट पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि आप उन चीज़ों को कहीं और लिख सकते हैं। जैसे महिलाओं की भागीदारी की बात आए तो आप स्टार्ट ही कर सकते हैं टोक्यो ओलंपिक से, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा देख के कि हाँ इस लड़के का जो पढ़ने का और समझने का तरीका है करंट ओरिएंटेड है, और ये अच्छा फैक्ट है, बहुत अच्छा फैक्ट है। यहाँ से आप आंसर लिखने का स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो 48.8% महिलाओं की भागीदारी रहा है। यह पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी महिलाएं पार्टिसिपेट की हैं। अब देखिए ओलंपिक की हम बात कर लेते हैं। ओलंपिक में तो नीरज चोपड़ा सबको ही जानता होगा, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला है। एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, ये जो जो भाला फेंके हैं, जो जेवलिन थ्रो करते हैं, ये वो कितना दूर तक फेंके थे? 87.58 मीटर। यह कई 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। कब फेंके थे? या फेंके थे 7 अगस्त को, और इस दिन जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा, अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो अगर इंडिविजुअल की बात करें तो ये सेकंड पर्सन बने हैं जिनको गोल्ड मिला है। इसके पहले हम बात करें तो इनके पहले अभिनव बिंद्रा को मिला था, 2008 में मिला था अभिनव बिंद्रा को। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको अकेले के दम पे, मतलब पर्सनल, अगर अकेले के दम पे कहें तो इनको अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला था, और दूसरे बने हैं आपको नीरज चोपड़ा। आपसे यह एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक इसमें थोड़ा सा न्यूज़ हमको ठीक लगा कि पहला ट्रांसजेंडर कौन, पहले ट्रांसजेंडर जो हैं वो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, और इन्होंने इस ओलंपिक में पहली बार पार्टिसिपेट किया। देखिए महिलाओं की पार्टिसिपेशन हो रही है, पुरुषों की हो रही है, और पहली बार इस ओलंपिक में ट्रांसजेंडर की भागीदारी हो रही है। इनका नाम है लॉरेल हबर्ड। आप नाम इनके याद रखेंगे, चूँकि देखिए ट्रांसजेंडर के बारे में अब हर जगह इनकी भागीदारी बढ़ी, एंकर भी बन रहे हैं। बिहार में आपने देखा होगा कैमूर में एक पुलिस में भी थे, ट्रांसजेंडर बने थे। तो रचित राज, ऐसा कुछ कर, रचित राज ही नाम था। तो आप ये सब थोड़ा याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी जो अगर ओलंपिक के बारे में आपको वीडियो देखना हो तो ओलंपिक पे भी एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ पे देख लीजिए, और जितने सारे फैक्ट हैं सारा वहाँ पे कवर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? देखिए मोबाइल ऐप के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी पर्पज़ से इसको हमने बनाया है। यह बनाया गया है सेबी के द्वारा। और सेबी के बारे में आप देखेंगे बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेबी की स्थापना कब होती है, सेबी रेगुलेट किस एक्ट के द्वारा होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप सेबी को आप
वो भी पढ़ लें, मतलब ये पूछा जाता है सेबी के बारे में, और ये ऐप जो करंट में था वो भी पढ़ लें। देखिए सेबी काम क्या करता है, इस ऐप के द्वारा काम क्या करेगा, सारथी मोबाइल ऐप जो है यह म्यूचुअल फंड, केवाईसी वगैरह, सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह जो भी आपकी जानकारी होती है, सारी जानकारी को इस ऐप के थ्रू मुहैया कराया जाएगा। डिजिटली जो भी होता है वो सब बताया जाएगा आपको। अब सेबी की बात करें तो सेबी 12 अप्रैल 1928 को इसका स्थापना होता है, लेकिन एक 1992 का एक्ट है, स्थापना होगा इसका 1988 में, लेकिन उसके बाद 92 का एक एक्ट बनेगा और उसी एक्ट के द्वारा सेबी को अभी रेगुलेट किया जाता है। हालांकि इस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, 2002 में भी हुआ है, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। अगर पूछे कि सेबी का स्थापना कब हुआ है, तो सेबी की स्थापना हुआ है 1988 में, 12 अप्रैल 1988। और सेबी रेगुलेट किससे होता है, तो 1992 के एक्ट से सेबी रेगुलेट किया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, बस इतना ही है। और अभी सेबी के जो चेयरमैन नए कौन बने हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये बने अध्यक्ष जो बने इसके, माधव पुरी बुच। और यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है सेबी की। तो आपसे एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है कि माधव पुरी बुच अभी मतलब सेबी के प्रेसिडेंट कौन है, और ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है माधव पुरी बुच। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुक से रिलेटेड है, और बीपीएससी आप देखेंगे बुक से एक पूछता है एक से क्वेश्चन। और देखिए रस्किन बॉन्ड पे आप देखेंगे ना, तो 2-3 बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। और रस्किन बॉन्ड ऐसे पर्सनालिटी हैं, हर साल 3-4 बुक लिखते हैं। तो एडवेंचर्स इन रीडिंग, ये जो बुक है रस्किन बॉन्ड का बुक है, आप याद रखेंगे। दूसरा अगर इनकी बुक की हम बात करें तो इनका एक बुक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग $75 ईयर ऑफ। ठीक है, तो ये जो बुक है ये रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और इनका एक और बुक है, उसका नाम है राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड का बुक का नाम है। तो ये तीनों बुक रस्किन बॉन्ड का है, और बीपीएससी रस्किन बॉन्ड पे क्वेश्चन खूब पूछता है। तो आप ये, और देखिए बुक का लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से बुक का लिस्ट जाके पढ़ सकते हैं। हमने वो थीम उठाया है ना जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। आपको यहाँ पे यह एक क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर आप रिवीजन करें तो आप ये मान के चलें कि यह बुक से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तब बुक एक टॉपिक है आपके लिए, और उस टॉपिक में और सारे बुक हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से देख लें या कहीं बुक से पढ़ लें। मतलब यह थीम हर क्वेश्चन एक टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इस आधार पर इसको लेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि FSSAI द्वारा भारत में कितने 5 स्टार ईट राइट स्टेशन बनाए गए हैं। देखिए पहले हम जान लेते हैं कि FSSAI है क्या। यह जो FSSAI है, यह आपका फुल फॉर्म इसका होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह बनता है आपको 2008 में, 2008 में इसे बनाया जाएगा। यह एक्ट है, एक 2006 का एक्ट है, इस एक्ट के अधीन इस काम करेगा, लेकिन यह बॉडी जो बनती है वो बनती है 2008 में। ठीक है, अब दूसरी बात हम करें, अभी 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार ईट राइट स्टेशन दिया गया है। हर स्टेशन को या होटल में आप देखेंगे कि अगर सही तरीके से खाना पीना नहीं दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी FSSAI को होती है। वो निगरानी करती है और जांच करती है कि आपका जो स्टैंडर्ड है, जो फूड मुहैया कराने का, किसी होटल का, रेस्टोरेंट का, रेलवे स्टेशन का, आप उस हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका लाइसेंस रद्द किया जाता है। मतलब फूड अच्छा मिले, बेहतर मिले, कंज्यूमर को अगर जो पे कर रहा है उस हिसाब से फूड मिलना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी इसी का है, और गुणवत्ता पूर्ण मिलना चाहिए तो ये सारी मुहैया यही कराता है, जो 2008 में बना है। तो अभी 5 रेलवे स्टेशन को
5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है कि वो जो रेलवे स्टेशन है बहुत अच्छा है। तो अभी इसका 5 आंसर होगा। और अभी जो लेटेस्ट मिला है ये हम पूरा आपको डिटेल बता देते हैं। एक है आनंद विहार, आनंद विहार रेलवे स्टेशन है दिल्ली का। दूसरा है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी स्टेशन है। तीसरा है मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल। चौथा है बड़ौदा रेलवे स्टेशन और पांचवा है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और आपके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि अभी लेटेस्ट मिला है चंडीगढ़ को, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। वो मिला आपको चंडीगढ़ को। इसमें होता क्या है कि यह यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आपको अच्छी खाना मिले, गुणवत्तापूर्ण खाना मिले और इससे कोई आपको बीमारी वगैरह नहीं हो, हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, यही सब। और पौष्टिक खाना हो, यही सब स्टैंडर्ड जो होते हैं खाना, यही सब FSSAI देखता है। और जहाँ कहीं गलती अगर पाया जाता है तो आपका लाइसेंस रद्द किया जाता है। ठीक है, मतलब यह लोगों की, कंज्यूमर की सुरक्षा को मुहैया कराता है। अगर हम इसकी एक और देख लें, हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है FSSAI के द्वारा। इस साल 7 जून की हम बात करें तो मनसुख मंडाविया जो मंत्री जी हैं वह एक रिपोर्ट कार्ड जारी किए कि हर जितने स्टेट हैं भारत में जितने स्टेट हैं, सारे स्टेट में सबसे बढ़िया गुणवत्तापूर्ण खाना कहाँ मिलता है, तो उसमें सबसे टॉप पे स्टेट रहा है तमिलनाडु। ठीक है, आप इस स्टेट को याद रखेंगे कि अभी तमिलनाडु को इसका अवार्ड मिला है कि वहाँ पे खाना गुणवत्तापूर्ण मिलता है। FSSAI का जो 7 जून को मनाया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसमें तमिलनाडु को अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इतना इस टॉपिक के बारे में काफ़ी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चर्चा में रहा WAG 12B, यह क्या है? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो यह एक इलेक्ट्रिक इंजन है। अब यह चर्चा में क्यों है? WAG 12B जो है यह इलेक्ट्रिक इंजन है। यह बना है आपको यह रेलवे से जुड़ा हुआ है, रेलवे से जुड़ा हुआ न्यूज़ है। यह बना है मधेपुरा में। ठीक है, मधेपुरा जो फैक्ट्री है इसी में यह बना हुआ है। और यह अब तक का सबसे बड़ा 12,000 हॉर्स पावर इंजन का यह 12,000 हॉर्स पावर इसका मतलब पावर है जो WAG 12B जो इलेक्ट्रिक इंजन बना है इसका। और यह मेक इन इंडिया के तर्ज पे बना है और इस टाइप का बनाने वाला 6ठा देश बना है भारत, जो इतना हेवी पावर का इंजन बना रहा है। तो देखिए, आपको इसमें जानना 2-3 चीज़ है। WAG 12B है क्या? यह एक इलेक्ट्रिक इंजन है। कहाँ बना है? यह बना है मधेपुरा फैक्ट्री में। और इसका जो पावर कितना है? 12,000 हॉर्स पावर है। बाकी आपको इस और मेक इन इंडिया के थ्रू अगर बना है तो ये सब चीज़ें तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, एक अगर रेलवे की बात करें तो RPF आपने सुना होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, इसका नाम अब चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया है, अब हो गया है यह IRPFS। तो अगर आपको लगता होगा ये पूरा रटना पड़ेगा, ये रटना नहीं पड़ेगा। RPF तो नाम आपको पता ही है। इधर इंडियन लगा देना है, यहाँ पे सर्विस लगा देना है, बस IRPFS इसका अब नया नाम हो गया है। जैसे आप देखते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो I और S तो कांस्टेंट रहता है, ये नहीं बदलता है। A हट के P हो जाता है तो इंडियन पुलिस सर्विस, P हट के F हो जाता है तो फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस। वैसे ही करना है। RPF तो कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। इंडियन और सर्विस लग गया है तो आप रटने के बजाय इसको समझ लें, एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो आप बना देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा तैयार किया, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आपने जो भी अगर एक बजट और इकोनॉमी सर्वे देखा होगा या वीडियो देखा होगा या कहीं बुक में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हल्का है, बहुत आसान सवाल है। यह चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। ये वित्त मंत्री और PMO वगैरह नहीं तैयार करते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं वो तैयार करते हैं। तो देखिए, यह
आपको मैं बताना इसमें चाह रहा हूँ कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे तैयार हुआ है उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, तो इनका नाम है संजीव सान्याल। और देखिए इस टाइप से क्वेश्चन ना बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो अगर जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हम देखिए 50 से 51 से हर साल साथ ही पेश होता था, बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों एक ही दिन आता था। लेकिन 1964 से ऐसा प्रावधान किया गया कि इकोनॉमिक सर्वे को आप एक दिन पीछे मतलब जारी कर देते हैं कि लोग पढ़ ले, थोड़ा सा देख ले कि पिछले साल हमारी क्या गतिविधि रही, क्या ग्रोथ वगैरह रहा। तब उसके बाद अगले दिन बजट आता है कि बजट में हम देखेंगे कि आगे हम क्या करेंगे। उसके पहले हमको पता तो होना चाहिए कि हमने पीछे क्या किया है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है एक दिन, बजट एक दिन बाद आता है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा कुछ फैक्ट है। बाकी इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे के बारे में वीडियो स्पेशल बना हुआ है, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है बजट और सर्वे के बारे में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो 17वीं वन रिपोर्ट आया है इसके अनुसार मैंग्रोव वनस्पति जो है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है। देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि अब जब भी आप करंट को रिवाइज करें एग्ज़ाम से पहले तो एक बार फॉरेस्ट रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ लें। वीडियो इसका बना हुआ है, 2 वीडियो है इसका, एक तो वीडियो है, दूसरा MCQ फॉर्मेट में है। आप दोनों पढ़ लें, वहाँ से सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, या आप जहाँ से पढ़ लें। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप फॉरेस्ट रिपोर्ट को ज़रूरी पढ़ लें, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम मैंग्रोव की बात करें तो सबसे 1 नंबर पर अभी सबसे ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है गुजरात में, 2 नंबर पे गुजरात है, 1 पे बंगाल है, 2 नंबर पे गुजरात है, 3 नंबर पे अंडमान निकोबार है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में हम देखेंगे मैंग्रोव में जो वृद्धि होता है ना, सबसे ज़्यादा वृद्धि मतलब 2 साल में कहाँ हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव का वृद्धि हुआ है उड़ीसा में। देखिए एरिया वाइज अगर पूछे तो बंगाल होगा, अगर पूछे कि 1-2 साल में हाल में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है तो ग्रोथ की बात करेंगे तो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट रिपोर्ट की थोड़ा बात कर लें तो 1987 से हर साल आता है, हर 2 साल पे इसको जारी किया जाता है। और अभी जो जारी हुआ है 17 नंबर का यह रिपोर्ट है, आप इसको याद रखेंगे। और इसका वीडियो आप डिटेल में जाकर देख लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप इसको कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है G20 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 17वें नंबर का G20 कहाँ हुआ है, 18वीं नंबर का हुआ है, 19वीं नंबर का हुआ है, तो ये बहुत याद ही नहीं रहता है 17, 18, 19 से क्या है। 17 वाला जो है 2022 है, 18 वाला 2023 है, 19 वाला 2024 है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अब आपसे हो सकता है 22 का पूछा जाए पिछले साल का, हो सकता है 23 का पूछा जाए, हो सकता है 24 का पूछा जाए। आप इसको याद रखेंगे, 22 वाला जो हुआ है इंडोनेशिया में हुआ है, 23 वाला इंडिया में हुआ है, और 24 वाला जो है ब्राज़ील में होगा। अब आपको लगेगा तीनों हम क्यों करा रहे हैं, देखिए तीनों कराने का मकसद है 22, 23, 24 आप याद रखेंगे। अगर आप भारत की मैप देखें, भारत यहाँ पे है, इंडोनेशिया इधर में पड़ेगा आपको, इंडिया तो यहाँ पे है ये है, और ब्राज़ील आपको इधर में पड़ेगा। मतलब 2022 में होगा इंडोनेशिया में, 23 में होगा इंडिया में, 24 में होगा ब्राज़ील में। तो आप थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे कि इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील 22, 23, 24 आपसे किसी भी साल का पूछा जाए आप बता सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि G20 22 का पूछा जाएगा कि 23 का पूछा जाएगा, क्योंकि 22 का हो चुका है, 23 का होने वाला है, तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब एक लोगों की एक एवरेज उम्र कितनी है, कितना साल तक लोग जीता है भारत में, इसका एक रेशियो निकाला गया, एवरेज निकाला गया, और देखा गया कि उसमें 69.4 साल 69.4 साल जो एक एवरेज
व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो होता है वो है। अब देखिए इसमें जो कुछ लोगों का आप देखेंगे कुछ लोगों का लगेगा कि मेल फीमेल भी बता दें, हालांकि मेल फीमेल एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आपसे जो पूछेगा वो लोगों की पूछेगा। 69.4 आप याद रखेंगे इसको। अगर हम मेल की बात करें तो मेल का जो जीने का एवरेज उम्र है 68.2 ईयर है और फीमेल का जो है 70.7 ईयर है। महिलाओं को जीने का ज़्यादा मतलब देखा गया यहाँ पे कि वो ज़्यादा दिन तक जीती हैं। दूसरा अगर बात करें सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के जीते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग जीते हैं मतलब इनकी उम्र सबसे ज़्यादा है केरल में, और सबसे कम की बात करें तो कम है छत्तीसगढ़ में, ज़्यादा है केरल में लोगों को। अब देख केरल में इसीलिए ज़्यादा है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं तो हर अवेयर हैं हर तरीके से, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है और गरीबी बहुत कम है। तो गरीबी कम है आपको तो और हेल्थ सिस्टम आपका अच्छा है, तो अगर आपको अवेयरनेस भी ज़्यादा है तो अगर तबीयत ख़राब होगा तो आप जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे, और जहाँ गरीबी होती है वहाँ पे अवेयरनेस कम होती है। बहुत आप लोगों को सुनेंगे गरीबी में लोग बुखार होता है और बुखार से ही बहुत लोग मर जाता है, ठीक है ना। तो जीने का जो एवरेज रेशियो है वो मतलब जहाँ पे अगर जो स्टेट अमीर होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, ये ऑब्वियस बात है। तो केरल में सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। कुछ लोग ये मानता है कि गांव के लोग बहुत ज़्यादा दिन तक जीते हैं क्योंकि गांव में शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध सब चीज़ मिलता है, लेकिन यह रिपोर्ट देख के यह बात गलत साबित हो जाती है। क्योंकि ग्रामीण एरिया में हम देखेंगे तो लोगों को जीने का जो एवरेज उम्र है 68 साल है, और शहरी एरिया में देखेंगे तो शहरी एरिया में 70.7 साल है, ठीक है। इससे तो यही जाहिर होता है कि शहर में जो लोग होते हैं वो ज़्यादा दिन तक जीते हैं। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि शहर का हवा पानी सब शुद्ध हो गया, बहुत गंदा है। खासकर जितने बड़े शहर हैं, दिल्ली वगैरह जो शहर हैं उसमें तो और ज़्यादा ख़राब है। कहने का मतलब ये है कि जो शहर में लोग हैं ना, इनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खान पान अच्छा है, इनके पास पैसा है, तो इनका अगर कोई बीमारी होता है तो ईजी अवेलेबल है, हॉस्पिटल में चले जाएंगे, बढ़िया डॉक्टर मिल जाएगा, बीमारी का प्रॉपर इलाज हो जाएगा और वो स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन गांव के लोग के पास पैसा कम है, जिनके पास पैसा है भी उनका जो अगर अच्छा हॉस्पिटल के और अच्छे डॉक्टर के चक्कर में लोग मर जाते हैं, तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। इसीलिए गांव में जो जीवन जीने की उम्र है बहुत कम है, मतलब बहुत कम नहीं है, 1-2 साल कम 68 साल है, और शहर के लोगों का 70.7 साल है, ठीक है। देखिए ये उतना डिटेल में घुस के क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप सिर्फ याद रखेंगे भारत में क्या है 69.4 ईयर है, यही आपसे क्वेश्चन। बाकी सारी चीज़ें जो था हम समझाने के लिए आपको बता रहे थे, मेंस वगैरह में इसका यूज़ किया जा सकता है, प्रीलिम्स में शायद ना पूछें। एक क्वेश्चन है कि I2U2 ग्रुप में कौन सा देश शामिल नहीं है। पिछली बार आप देखेंगे क्वाड पे क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से देश शामिल है, तो उसी के तर्ज पे हमने इस क्वेश्चन को सेट किया है कि यह ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल नहीं हैं। अगर हम इसकी बात करें कौन कौन इसमें है, तो इसमें है आपका इंडिया, इजराइल, USA और UAE, इसमें चारों देश शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है, इसका ई आंसर हो जाएगा। और इसका पहला सबमिट हुआ है अभी जुलाई में, जो वर्चुअली सबमिट हुआ है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये 4 ही देश शामिल है, बाकी जो भी ऑप्शन में आएगा उसको छांट लेंगे। देखिए I2 मतलब आई से 2 कंट्री है, कौन कौन से, इंडिया, इजराइल, और U से 2 कंट्री है, USA और UAE, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप इसको भूलेंगे नहीं। यहीं पे आप थोड़ा सा एक चीज़ देख लें, SCO जो 2022 था इसका कहाँ पे सबमिट हुआ था, इसका हुआ था उज़्बेकिस्तान में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक है IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहला स्थान कौन से राज्य को मिला है। स्मार्ट पुलिसिंग की दर्जा की बात करें तो ओवरऑल देखेंगे, देखिए इसमें बहुत सारा आपको रैंकिंग देखने को मिलेगा, लेकिन एक ओवरऑल रैंकिंग पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग का देखेंगे, उसमें आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे रहेगा। इसमें आंध्र प्रदेश होगा 1 नंबर पे, ठीक है। और इसमें इसका जो 8.11 इसको रैंक मिला है। और इसमें सबसे नीचे की बात करें, सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे है बिहार।
और बिहार को मिला है 5.74। सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा है बिहार का, सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है आंध्र प्रदेश का। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि टॉप 10 पुलिस स्टेशन का अगर हम बात करें तो टॉप फर्स्ट में जो पुलिस स्टेशन मिला है यह बना है सदर बाज़ार, दिल्ली का है। और 10वें रैंक पे आया है बिहार का है रामपुर चौरम। रामपुर चौरम थाना यह कहाँ पे है? अरवल में है। अब थोड़ा सा इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्मार्ट पुलिसिंग में सबसे टॉप पे कौन रहा है? यह रहा है आंध्र प्रदेश। दूसरा अगर हम बात करें प्रोजेक्ट बोल्ड, यह किससे रिलेटेड है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव कुछ कुछ आता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यह खादी ग्रामोद्योग का इनिशिएटिव है। इसमें होगा क्या? बोल्ड का मतलब क्या है? बोल्ड का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें यह है बैम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। ठीक है, हो सकता है यह फुल फॉर्म आपसे पूछा भी जा सके तो आप इसको याद रखेंगे। यह बोल्ड प्रोजेक्ट जो है खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना, लोगों को मतलब इंस्पायर करना कि आप खादी यूज करिए, यही सब इसका मतलब है। इससे होगा क्या? आदिवासी लोगों का आय बढ़ेगा और बांस के पौधा लगाया जाता है, जिससे ग्रामीण सेक्टर में लोग बांस का पौधा लगाते हैं और उससे अपनी जीविका को चलाते हैं, तो उसको भी प्रमोट करना है। और यह स्टार्ट कहाँ से किया गया है? यह उदयपुर से यह योजना को स्टार्ट किया गया। राजस्थान का उदयपुर है, वहीं से किया गया है। अगर हम थोड़ा सा बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यह जेंडर संवाद जो किया है, जेंडर संवाद जो इनिशिएटिव लाया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। और CBSE जो है, CBSE वीर गाथा परियोजना लाया है, वीर गाथा परियोजना। और यह जो वीर गाथा परियोजना है ना, इसमें होगा कि स्कूल में जो विजेता रहे हैं, जो बहादुरी और बलिदान मतलब भारत को दिलाने में जो भी वीर सपूत रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, उनके बारे में बच्चों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा और लोगों में एक अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जागरूकता बताई जाएगी। इसको आप आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल ये सब से जोड़ के देख सकते हैं, वही सब है। वीर गाथा परियोजना जो है मतलब जो हमारे वीर सपूत हैं, जो क्रांतिकारी हैं भारत की में जिनका भी योगदान है, उनको उनकी जीवनी को बच्चों को बताया जाएगा और इंस्पायर किया जाएगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें एक नया इनिशिएटिव लाया है, उसका नाम है सार्थक पहल। सार्थक पहल से होगा क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में यह बहुत अपना रोल निभाएगा सार्थक पहल। और इसी से जुड़ा एक और शिक्षा विभाग से एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है युवा PM योजना। यह भी एजुकेशन से जुड़ा है, तो आप इन 2-4 योजना को याद रखेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोम की मूर्ति के लिए जो प्रसिद्ध है मैडम तुसाद म्यूजियम, कहाँ पे अभी बन रहा है? यह बन रहा है आपको नोएडा में। और देखिए, अभी इसके पहले बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया, दिल्ली में 2017 में यह बन चुका है, लेकिन कोविड के बाद इसको बंद किया, अभी बंद रखा गया है। लेकिन अभी जो नया म्यूजियम बन रहा है वो बन रहा है नोएडा में। तो अभी आपसे जो पूछा जाएगा ना, करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप आंसर नोएडा ही मारेंगे। और 17 वाला नहीं पूछा जाएगा तो आप दिल्ली ऑप्शन नहीं मारेंगे। ठीक है, आपके लिए आंसर होगा नोएडा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक है नई नागरिकता नीति, किस देश द्वारा लाया गया है? ये नई नागरिकता नीति लाया गया है UAE के द्वारा। और UAE का एक दो न्यूज़ बड़ा फेमस रहा। यह अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 लोगों को भेजा है, जिसमें देखिए दूसरा नाम तो उतना फेमस नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। पहला नाम इसमें बहुत फेमस है क्योंकि वो एक लेडी हैं और उनका नाम है नौरा अल मतरोसी। ठीक है, पुरुष भी हैं, तो पुरुष का हम कहीं जिक्र देखे नहीं है। जितना अभी आप करंट का क्वेश्चन बना रहे होंगे, कहीं सेट वगैरह बना रहे होंगे, तो ये नाम आपको बहुत मिल रहा होगा, नौरा अल मतरोसी। यह अंतरिक्ष में जाने वाली हैं, UAE इनको भेज रहा है। तो और अंतरिक्ष में जाने वाले UAE की पहली महिला है
तो इसीलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। नौला अल मतरोसी का नाम आप याद रखेंगे, जो यूएई की है। यूएई इनको अंतरिक्ष में भेज रहा है, पहली महिला है, इसीलिए यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और साथ में एक पुरुष भी है, तो पुरुष का नाम नहीं पूछा जाएगा, तो ठीक है। देखिए पूछने कुछ ही पूछा जा सकता है, लेकिन ओवर बर्डन नहीं होना है। भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कब बन जाएगा? देखिए गुड न्यूज़ तो है नहीं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा हो रहा है, तो ये अच्छी बात है नहीं, लेकिन फिर भी अब हो रहा है तो जानना पड़ेगा ना जी। तो ये बन रहा है आपको 2023 में, और 2023 में हम लोग चीन को पीछे छोड़ देंगे और उससे भी हम लोग जनसंख्या के दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का व्यापार घाटा कितने प्रतिशत बढ़ा है अभी हाल में? देखेंगे, देखिए व्यापार घाटा होता क्या है, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, मतलब हम आयात ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, नहीं इंपोर्ट हम ज़्यादा किए, एक्सपोर्ट हम कम किए, तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए अच्छी बात ये होती है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, मतलब हम चीज़ों को बेचें ज़्यादा और बाहर से हम चीज़ों को मंगाएं कम, ये हमारे लिए बेटर होता है। लेकिन जब हम लोग बाहर से चीज़ें को ज़्यादा मंगाते हैं और अपना हम चीज़ कम बेचते हैं, तो वहाँ पे हमको होता है घाटा, डेफिसिट होता है। और इसी घाटा को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, लोन लेती है। और जो जितना आप देखेंगे कि अभी बेचा जा रहा है, सेल गेल भेल जितना बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, यही घाटा को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसी है घाटे में जा रही है। सरकार की ऐसी इकोनॉमी है कि सरकार कमाती है 100 रुपया और इनका खर्च देखा जाए, इनका खर्च 125 रुपया, तब 25 रुपया मामा के यहाँ से थोड़े आएगा, आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। तो कहाँ से मैनेज करिएगा? जो सेल है वहाँ पे बेच दीजिएगा, कुछ प्रॉपर्टी वहाँ बेच दीजिएगा, मतलब प्रॉपर्टी बेचने का मतलब है कि आपका स्टेक जो है उसको कम करिएगा। आरबीआई से उधार लीजिएगा, विदेशी बैंक से उधार लीजिएगा, लेकिन कहीं से उधार लीजिए आपको तो देना तो पड़ेगा ना, ब्याज के साथ देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार क्या करती है, सबसे बढ़िया टेक्निक होता है कि चलो भाई हम BSNL का 10% शेयर बेच दिए। यही तरीका है। देखिए प्राइवेटाइजेशन को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर की पॉलिसी को ढकने का तरीका है कि हम इतना रुपया प्राइवेटाइजेशन से लाएंगे, अरे लाओगे और घाटा को पूरा करोगे, अपना पॉलिसी को सही करो तुम कि घाटा ही नहीं हो। तो अभी देखेंगे व्यापार घाटा भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, और यह 88% हो गया है। इस पे मेंस में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमी का, लेकिन अभी हम करंट डिस्कस कर रहे हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी है। फिजिकल डेफिसिट वगैरह क्या होता है आप थोड़ा सा देख लेंगे, बीपीएससी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। दूसरा देखेंगे, थर्ड स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसे नौसेना में अभी शामिल किया गया है, तो ये होगा आपको INS करंज, ये थर्ड है। अगर हम इसके पहले की बात करें तो पहला है आपका INS खंडेरी, 2 नंबर पे है कलावरी, और तीसरा है करंज जो शामिल किया गया थर्ड स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसका नाम है करंज। और ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है फिलीपींस के साथ भारत का एक एग्रीमेंट हुआ है, भारत ब्रह्मोस मिसाइल देगा फिलीपींस को। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत ने किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है, तो वह फिलीपींस के साथ किया है। और ये एक बहुत अच्छी खबर है कि हम दूसरे देशों को भी अपना मतलब जो वेपन है, मिसाइल है, जो भी मतलब ये सब चीज़ें हैं हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट हम कुछ भी करें, फूड करें या ड्रग करें या दवाई करें या कुछ भी आइटम अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमारा इनकम बढ़ता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक गुड इंडिकेटर होता है और बहुत अच्छी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ बहुत अच्छी है कि हम, और किस देश को दिया जा रहा है, फिलीपींस को आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका होगा आंसर इसरो। इसरो इसका आंसर होगा। और इसरो के चेयरमैन अभी कौन है, एग्जाम में आपसे पूछा गया कई बार। इसरो DRDO शायद पिछले एग्जाम में पूछा गया था चेयरमैन कौन है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इसरो के चेयरमैन की अगर हम बात करें तो ये है श्री S सोमनाथ,
ये इसरो के चेयरमैन है। हमने पिछले वीडियो में इनका इसरो के बारे में हम जब बताए थे वहाँ पे डिटेल में कराए थे। एक इसरो और DRDO पे डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं। और जो DRDO है, DRDO के चेयरमैन है समीर वी कामत। ठीक है, आप दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैच नहीं है, मतलब सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कभी कभी आप डे से क्वेश्चन BPSC पूछ लेता है कि कौन सा डे कब मनाया गया। अगर आप डे को देखेंगे ना बुक में, तो बहुत सारा डे लिखा हुआ, हर दिन कोई ना कोई दिवस होता ही है। देखेंगे दूध दिवस होता है, किसी दिन ब्लड दिवस होता है, कुछ ना कुछ दिवस होता है। उतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, भारत मनाता है और साथ में दुनिया भी मनाती है। तो ऐसे जो डे होते हैं ना, उसको पूछने की ज़्यादातर चांस होता है। तो ये जो सारा है बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा आपस में मैचिंग है, इसका आंसर ई हो जाएगा। और ये जो चारों क्वेश्चन है ना, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये चारों क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन चारों को रखा है, क्योंकि चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। तो ये रहा 20 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखिए, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कुछ लोगों का प्रॉब्लम था करंट से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो पहले हम करंट को देख लेते हैं। करंट अफेयर में क्या पढ़ें? अमूमन करंट अफेयर में 1 साल का करंट पढ़ा जाता है। अमूमन, जनरली की हम बात कर रहे हैं। ये तब होता है जब हर साल परीक्षा हो। अभी तो परीक्षा 2 साल बाद हो रही है। दिसंबर 2020 में परीक्षा हुआ था, अब लगभग 2 साल बाद परीक्षा हो रहा है। और BPSC का ट्रेंड देखेंगे पिछले एग्ज़ाम में, तो 1 साल से पहले का भी करंट पूछा गया है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो सबसे ज़रूरी है, अभी जो जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक का जो करंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले इसको निपटा लें। क्योंकि अभी करंट 6 महीने का जो होता है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए अगर आप करंट अफेयर के सेक्शन में जाएंगे तो रिवर्स में देखें, उसमें 50 से ज़्यादा टॉपिक उसमें बनाए हुए हैं। नेशनल इंटरनेशनल गेम प्ले वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ है, बुक्स वगैरह सब कुछ है। आप रिवर्स में देखें, मतलब जो 2 दिन पहले जो अपलोड हुआ उसको देख लें पहले, उसके बाद 3 दिन पर आप इस टाइप से देखेंगे ना, तो आपका इधर से स्टार्ट होगा आपको पढ़ाई करना। ठीक है, तो आप ऐसे कर रहे हैं या जो बुक से पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से। पहला प्रायोरिटी पे आपका ये होना चाहिए, जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक का करंट कर रहे हैं। इसके बाद आपको लगता है टाइम तो है नहीं, अगर आपको टाइम इसके बाद लगता है पढ़ने को, तो आप स्टार्ट करें दिसंबर से। दिसंबर 2021, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर। इसके पीछे आप जितना जा सकते हैं, अगर आप जितना जा सकते हैं जाइए, लेकिन हम कहेंगे फरवरी तक जाके रुक जाइए क्योंकि आपके लिए इतना पढ़ लेंगे ना सफिशियंट होगा। इससे ज़्यादा दिमाग की आपकी क्षमता भी नहीं है कि इतना फैक्ट को रट पाए, उतना टाइम भी नहीं है। पढ़ने को तो आप 3 साल का पढ़ लीजिएगा तो फ़ायदा ही करेगा ना, पढ़ाई घाटा तो करेगा नहीं, फ़ायदा ही करेगा, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे प्रायोरिटी पे इसको रखिए। उसके बाद दिसंबर से स्टार्ट करिए, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, जहाँ तक जाना हो जाइए। और फरवरी नहीं, हम तो कहेंगे मार्च में ही रुक जाइए, क्योंकि अगर आप फरवरी में जाएंगे तो आपको बजट और सर्वे दिखेगा, और पिछले साल का बजट पढ़ लीजिएगा तो इस साल के बजट और सर्वे से वो मिक्स हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। मार्च तक पढ़िए, और इस साल का आपको यहाँ पे दिखेगा फरवरी का बजट और सर्वे, आप उसको दोनों नेशनल और बिहार दोनों कर लीजिएगा, तो ये करंट के लिए आपके सफिशियंट होगा। दूसरा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। और करंट अफेयर का 2-3 टेस्ट हो चुका है, आप उस टेस्ट को लगाइए, बहुत अच्छे से प्रश्न वहाँ से, और वहाँ से आप देख लीजिए। दूसरी बात, अगर आप करंट का रिवीजन करना चाह रहे हैं तो आज जो 20 प्रश्न हम पूछेंगे, 20 प्रश्न नहीं है, 20 टॉपिक है। और जैसे ओलंपिक था, पैरा ओलंपिक था, और एक था कि डे वाला पे क्वेश्चन था, है ना। तो इस टाइप से थर्ड स्कॉर्पियन पनडुब्बी की हम बात किए तो थोड़ा डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ जाकर टॉपिक देख लें। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो हर टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, तो कहीं ना कहीं करंट पे आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। और ये मत सोचिए कि 30 करंट पूछेगा तो 30 में आप 30 मार पाइएगा। 30 अगर आप 25 मार लेते हैं आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है, क्योंकि देखिए हर चीज़ को दिल पे नहीं लेना, 5-6 क्वेश्चन आपका छूटेगा, है ना। तो ये हुआ करंट की बात। अब हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। कल कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप में बात कर रहा था कि ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें। घटना चक्र में बहुत बड़ा मतलब बहुत मोटा बुक है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है।
देखिए ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक है, हमने 60 to 62 63वीं 64वीं 65वीं और 66वीं में यही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हमने लिस्ट आपके सामने रख दिया है। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, सबसे पहले आप जाएं, वीडियो बना हुआ है ज्योग्राफी का, पहले उसको देख लें। फिजिकल ज्योग्राफी बना हुआ है जो सुरभि मैम बनाई है, पहले उसको देख लें। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो बना हुआ है रोहित जी के नाम से, उसको देख लें। उसके बाद आपको एक बेहतर समझ हो जाएगी। और इससे बाहर देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें हैं, आप वीडियो देख लेंगे। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज 1-2 कंडक्ट कराएगा उसको भी देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। अगर घटना चक्र आप ज्योग्राफी में पढ़ना चाहते हैं तो ये लगभग 20 टॉपिक है ना, छोटा कर देता हूँ पूरा, देखिए आपको। तो लगभग ये 20 टॉपिक है, आप इसको पढ़ लेंगे डिटेल में। और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन किस साल में पूछा गया ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक को कर लेंगे, इसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो घटना चक्र से जहाँ से मन करे पढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना हो तो इन टॉपिक को वीडियो करने के बाद इसको प्रायोरिटी पर रखेंगे, पहले इसको पढ़ लेंगे। क्योंकि यह जो टॉपिक है बीपीएससी का फेवरेट एरिया है, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन देखिए हर साल बनाया है ना। पहले इसको करेंगे, बाकी टाइम मिलेगा तो फिर देखेंगे हम। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब इतना पढ़ेंगे तो उसके बाद और टाइम मिले, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ना और टाइम कम है। तो यही सब कुछ बातें थी। टेस्ट का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ज्योग्राफी के बारे में हमने बोला तो वो भी बता दिया, करंट के बारे में जो लोगों को डाउट था वो भी हमने क्लियर कर दिया। बाकी जो आपको डाउट होगा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए, क्वेश्चन पूछते रहिए। बाकी तो हम लोग हैं भी, जैसे होगा हम लोग हेल्प करते ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।